हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दीपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं फिर से क्लास 10th का फिजिक्स का अगला लेक्चर लिख रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है और कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर में मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करते हैं। एक बार हम इसको फिर से समरी ले करके रिवाइज करके आगे की तरफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी में देखा कि चार्जेस की मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दो तरह की होती है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है करंट, ठीक है। स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसके चार्जेस का जो फ्लो होता है वो फ्लो नहीं होता, मतलब कि चार्ज तो होते हैं उसमें लेकिन वो फ्लो नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो नहीं होते हैं। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट का मतलब ही होता है फ्लो होना। चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और जहाँ पर जो चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह पर स्टेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं, उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो चूंकि आपको ये टाइप बताने थे इसलिए बताया दिया गया है, लेकिन आपको जो पूरा के पूरे चैप्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है। तो हम आगे एक बार फिर से आगे देख लेते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती हो, तो उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती हो। ऐसी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई भी मेटल होता है तो मेटल जो होता है वो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, यानी कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो अब ये होता क्यों है, ठीक है, ये होता क्यों है, वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको कि कैसे कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या करती है। तो वहां पर होता है क्या है कि अगर मैं मेटल के एक एटम की बात करूं, अगर मैं मेटल के एटम की बात करूं तो देखो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही होता है। विदाउट कंडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, मूवमेंट है, अगर वो नहीं हो रहा है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी उसमें, एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती है। तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के निकल सकता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो अपने न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो कम एनर्जी दे करके ही इलेक्ट्रॉन जो है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के निकल लेता है। अब चूंकि ये तो एक एटम की बात हुई, ये तो एक एटम की बात हुई, अगर ये सारे एटम जितने भी उस वायर में, अगर एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, तो उसमें जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आप इमेजिन करो कि उस वायर में कितने एटम होंगे। वो इतने एटम होंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर उन सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लो होने लगेगा तो सोचो कि उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आराम से हो जाएगा। इसी वजह से मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी के उल्टा अगर हम इंसुलेटर की बात करें, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते हैं, वो बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, ठीक। तो डिफरेंस भी हमने सीख लिया था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें एक टेबल भी होगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अब बात करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें देखो एक बात और बता दूं उनको कि मेटल जितने भी मेटल हैं, या हम इन शॉर्ट हम बात करें कंडक्टर के बारे में, अगर हम कंडक्टर के बारे में बात करें तो कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट
उसमें आसानी से हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है। अब किस डायरेक्शन में होता है वो हम आगे सर्किट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो एक अगर कहीं पर भी किसी भी वायर में, अगर सपोज ये एक वायर है जिसको मैं यहाँ पर इमेजिन करके आपको ग्राफ बना के या फिगर बना के समझा रहा हूँ, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तभी उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। ये सारे हम इलेक्ट्रॉन मान चलते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो तभी मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरफ से दूसरी तरफ हो रहा होगा तो कंडक्शन कहलाएगा। यानी कि कंडक्शन के उसी सिचुएशन में पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट हो रहा हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो और उस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो, तो वहां पर कंडक्शन हो रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में हम अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फिर है इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं एंड रेसिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनका डिनोशन हमने देख लिया है, इनके बारे में हम एक करके पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बताते हैं आपको हम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स में अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करूं तो किसी भी चीज में या किसी भी एंटिटी की बात करूं मैं अगर, तो उसमें दो तरह के चार्ज होते हैं और वही दो तरह के चार्ज उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। पहला और दूसरा। पहला है नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव होगा और दूसरा है प्रोटॉन की वजह से उसमें पॉजिटिव होगा। इसमें जो टोटल चार्ज है बच्चों वहां पर आता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यहां पर भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। दोनों में चार्ज लगभग बराबर होता है। फर्क कहां पर आता है? फर्क अगर मैं बात करूं, फर्क यहां पर सिर्फ यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब ये चार्ज कैसे जनरेट होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि किसी भी एटम में या किसी भी एंटिटी में या कोई भी चीज है इस दुनिया में वो सभी में एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई एटम है, कोई भी एटम में मान लेता हूं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होगा, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हैं तो वो टोटल उसमें चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो वो एटम न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन अगर उस एटम पर कोई भी चार्ज की मैं बात करता हूं, चाहे वो एक यूनिट चार्ज हो या एक चार्ज ही हो, मतलब किसी भी तरह का चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है या आ रहा है। किसी भी एटम पर चार्ज या किसी भी वायर पर चार्ज, किसी भी कंडक्टर पर या किसी भी एंटिटी पर चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। सिर्फ दो चीजों पर ही, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, तो उस पर टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। अगर यहीं से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गायब करके 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया है तो इसका मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर चीज पर या उस एटम पर एक यूनिट चार्ज आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। तो वहां पर एक अगर पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और यहीं पर अगर 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए
तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आराम से आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के चले जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के आ जाने से नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह से किसी भी चीज पर हम चार्जेस को डिफाइन कर सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अगर तब होगा जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा, और नेगेटिव चार्ज तब होगा जब इस इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा। ओके, चार्ज के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसके अलावा चार्ज जो होता है, चार्ज जो है, चार्ज इज अ बेसिक एंटिटी टू डिफाइन, कौन कौन चीजों को डिफाइन कर सकता है? पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके थ्रू मतलब चार्ज के थ्रू इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चार्ज जो है वो एक चार्ज जो है एक देखो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। तो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। रजिस्टर की तरह चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्या होता है? अब ये देखो, आपको 9th में इसे पढ़ाया गया होगा, 9th में स्केलर पढ़ाया गया होगा और वेक्टर पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो स्केलर में क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके थ्रू ये बेसिक यूनिटी होती है इन तीनों को डिफाइन करने के लिए। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो जान लीजिए। कि जैसे होता क्या है कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको इस तरह समझ सकते हैं कि वो एरिया या वो फील्ड या उस जगह को बात करते हैं कि जैसे ये वायर है, ठीक है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके आसपास का कुछ एरिया ऐसा होता है कि उस एरिया के आसपास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आते हैं तो या तो वो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पास अगर आप कोई ऐसी चीज लेके आते हो जिसको वो अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे मेटल वगैरह या दूसरा मैग्नेट होता है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक वो एक दूसरे को मिनिमम डिस्टेंस जिस पर उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने शुरू करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह किसी वायर के आसपास से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फ्लो होते वक्त। उसमें क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के पास आने पर वो चार्ज पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, मतलब अगर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या होगा, रिपेल होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दूसरे पार्टिकल पर या एटम पर या चार्ज पर लगने वाला वो फोर्स होता है जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट में क्या होता है कि जब आप मैग्नेट को एक दूसरे को पास लेकर आते हो तो आप देखते हो कि उसमें एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगने लगता है। आप उसको अलग करने के लिए कुछ ताकत लगाते हो, तो जब आप उसको अलग करने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए भी फोर्स लगा रहे होते हैं। इसीलिए उस फोर्स को क्रॉस करने के लिए आप ज्यादा उससे ताकत लगाते हो या फोर्स लगाते हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे ही कुछ होता है कि अगर उसमें सेम चार्जेस हैं तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको पास लाने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा।
लेकिन अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनको अलग करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो होगा क्या कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो आपस में एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसको हम आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसको समझाएंगे। ठीक है, आई होप कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि 9th में आपको बताया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क होता है जो किसी भी मूविंग चार्ज को एक डिस्टेंस से या एक पॉइंट से, जो कि इंफिनिटी पर हो सकता है या इंफिनिटी पर होता है, ठीक है, इंफिनिटी से लेकर के आप किसी एक चार्ज किसी पॉइंट तक आप लेकर आते हो। ठीक है, तो उस इंफिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात में आ रही है? इसको अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करूं तो मैंने कहा कि एक पॉइंट तक अनंत से यानी कि इंफिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जितना वर्क किया गया, ठीक है, जितना वर्क किया गया वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहां पर क्या है कि इसका तो कोई ना कोई मतलब एक ये इसका वोल्ट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो इन्फिनिटी का जो वोल्ट होता है वो क्या होता है? हम 0 मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसका वोल्ट पता चल जाता है और यहां पर वर्क भी हमें इन्फॉर्म मतलब निकाल लेते हैं इसको। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, अब इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पर डिफाइन होती है। डिस्टेंस जो होती है डिफाइन होती है, जबकि यहां पर डिस्टेंस डिफाइन नहीं होती है। डिस्टेंस डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, यहां पर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर आते हो, लेकिन यहां पर डिस्टेंस स्पेसिफाइड होता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि इसका इस वी का मतलब इस ए पॉइंट का मान लो हम पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए और पॉइंट बी का मान लेते हैं वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे देख लो, डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने निकाला। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और है, वर्क। एक चीज क्या है? वर्क है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स के साथ कोई डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम वर्क बोलते हैं। अब देखो आप यहां पर देखो, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है मैं समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को फ्रीली छोड़ दिया जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर पास में आ गए। ठीक, अब यहां पर पास में आ गए तो मैं इसको हम स्टेबल कर लेते हैं समझाने के लिए मैं इसको स्टेबल कर लेता हूं। ये पॉजिटिव हमारे पास मतलब ये है और नेगेटिव यहां पर है। मैं एक पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं स्टेबल कर लेता हूं
तो अगर वो स्टेबल है तो ये वाला नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लो ये यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगर ये यहां तक पहुंच गया तो हमें क्या करना है कि अगर मान लो ये यहां तक भी पहुंच जाता है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज को वापस लाने के लिए हमें, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास में जाएंगे तो हमें अगर पॉजिटिव चार्ज को इसके अगेंस्ट यहां पर लाना पड़ेगा तो इसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स के साथ साथ हमने डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है। इस फोर्स के साथ मतलब कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास में आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज को मैं इससे दूर लेकर आऊंगा, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में लग रहा था हमने उसके अगेंस्ट वर्क किया है, तो फोर्स हमने लगाया ही। फोर्स लगाने के साथ साथ हमने डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है, तो यानी कि वर्क हो गया, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो यहां पर अगर जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम एक जगह से या एक पॉइंट से दूर लेकर आते हैं तो हमें एक जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर वो दो पॉइंट के बीच बात कर रहा है, यानी कि अगर डिस्टेंस स्पेसिफाइड हो चुका है, दो पॉइंट के बीच बात कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आई होप कितना समझ में आया आपको। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जो कि W का जो यूनिट होता है वो होता है J यानी कि जूल, और Q का मतलब कूलम जो होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मैं एक वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे तो 1 V इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए या माप करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक चीज का इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। देखो वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। वोल्ट मीटर कुछ इस तरह होता है कि इसमें ये डब्बा नुमा कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। यहां पर दो पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां पर एक निडल लगी होती है जो कि कुछ इस तरह से मूव करती है, यहां पर कुछ क्वांटिटीज लिखी होती हैं, ठीक है। यहां पर V बड़ा सा लिखा होता है बीचों बीच, ठीक है, इस तरह से ये दिखता है। और एक बात और, जब भी आप वोल्ट मीटर को अरेंज करोगे किसी भी सर्किट में तो वो पैरेलल हमेशा अरेंज होगा, ठीक है। ये क्या होता है, पैरेलल कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहां पर आपने एक बल्ब लगा रखा है, इस तरह से, ठीक है, और ये हो गया अगर अपने ये सर्किट हुआ हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव की मैं बात करूंगा, तो पैरेलल क्या होगा कि इसी के पैरेलल कुछ इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, यानी कि यहां पर ये आपका वोल्ट मीटर और ये इस तरह से यहां पर, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ हमेशा ये लगा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से ये पैरेलल लगा दिया जाता है। हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को इतना अगर आपको समझ में आया हो तो हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts
टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट की बात तो होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट की ही बात होती है, लेकिन चार्ज का फ्लो जो भी यहां पर होगा, ठीक है, जो वोल्ट्स में होता है, चार्ज का फ्लो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है। यानी कि अगर किसी भी सर्किट में जो चार्ज का फ्लो है, जिस तरफ वोल्ट ज्यादा होगा उस तरफ से कम वोल्ट की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। अब ये जो डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट होता है भाई? अब अगर मुझे ये कैसे पता करना है, कैसे मैं इसको जानूंगा कि कैसे ये क्रिएट होता है? तो अगर मैं छोटे सर्किट की बात करता हूं, सर्किट में अगर समझाता हूं, यहां पर अगर मैं किसी छोटे सर्किट की बात करूं, मान लो हमारे पास ये बल्ब लगा हुआ है और ये सर्किट है, ठीक है, और ये सर्किट है, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो कि यहां पर एक मैंने सेल लगा रखा है, ठीक। इसी सेल की वजह से यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी सेल की वजह से इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। चार्ज का फ्लो, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, चार्ज का फ्लो जो होता है वो मतलब कि ज्यादा वोल्ट से कम की तरफ होगा। जैसे आप इस तरह समझ सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है एक्चुअली, और उसको हमने दूसरे ट्यूब से जोड़ रखा है, और यहां पर पानी यहां तक भरा हुआ है, जबकि यहां पर पानी यहां तक भरा हुआ है। इसको मैं क्या करूं, यहां से इसको जोड़ दूं, तो तुम समझ सकते हो कि ये यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर कम है, तो पानी का फ्लो किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर होता है, अगर दो चीज हमारे पास, एक का टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे का कम है, अगर उसको हम जोड़ कर रख देते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मिला के रख देते हैं, एक दूसरे से सटा के रख देते हैं, तो वहां पर जो टेम्परेचर का फ्लो है वो ज्यादा से कम की तरफ होने लगता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और यहां पर भी वाटर का फ्लो जो होगा वो ज्यादा से कम की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। आपने ऑस्मोसिस भी पढ़ा होगा, ठीक है, डिफ्यूजन जो भी आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो कुछ भी फ्लो हो रहा है तो वो ज्यादा से कम की तरफ ही फ्लो होता है। तो यहां पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए मैं इसको ज्यादा मान लेता हूं, अगर ए का पोटेंशियल वी ए इज और ग्रेटर देन वी बी, अगर मैं इसको वी मान लेता हूं और यहां पर भी वी मान लेता हूं, यहां पर भी कुछ वोल्ट होगा, यहां पर भी कुछ वोल्ट होगा। इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो जो करंट का फ्लो है किधर से किधर होगा, इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिए होते हैं 118 वोल्ट एंड 120 वोल्ट, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। यानी कि यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर मैं इसको 128 वोल्ट मान लेता हूं और यहां पर 118 वोल्ट मान लेता हूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी निकलेगा वो वी ए माइनस वी बी, यानी कि 128 माइनस 180 निकलेगा, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो v की वैल्यू है वो 10 है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू w अपॉन q। q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम और v की वैल्यू हमें निकाली है 10। 10 इज इक्वल टू w अपॉन 2, तो ये क्या होगा, w इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 J, यानी कि जूल्स। ये हमारे पास W की वैल्यू निकल आएगी। आधी बात समझ में आया, समझ में इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहां पर बात कर रहा है हाउ मच एनर्जी
इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब एवरी वन कूलम की बात कर रहा है वो, एवरी वन कूलम की बात कर रहा है, यानी कि जो Q की वैल्यू है वो कितनी हो गई 1 C। तो हमें क्या करना है, V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहां V की वैल्यू फिक्स है, दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, वह बस 6 इज इक्वल टू W अपॉन क्या लिखा है 1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6J। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6J। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम जितने भी क्वेश्चन मतलब सिर्फ इतना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको कोशिश करेंगे कि एक आध क्वेश्चन हम और करवा दें, और उसके बाद हम करंट और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको डाउट्स हो उसको कमेंट करिए। ठीक है।